इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण पाठ के चैप्टर एंड क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें 13 तक हम लोग पार्ट 1 में बना चुके हैं और 14 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग बनाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए पत्थर है यहाँ और ये धरती की दूरी है यहाँ से यहाँ तक 19.6 मीटर। तो देखिए, जब पत्थर यहाँ शुरू में रखा हुआ है तो स्पष्टतः उसका जो प्रारंभिक वेग u क्या हो गया 0, और जब वो यहाँ से यहाँ धरती पर आएगा तो कुल दूरी तय करेगा कितना 19.6 मीटर, और जब धरती से टकराएगा तो उसका अंतिम वेग ठीक टकराने से पहले क्या होगा उसको हमको ज्ञात करना है। देखिए, हम लोगों ने लिखा है यहाँ u प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया 0, और त्वरण a यहाँ g के बराबर है। g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि नीचे की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव हुआ, और दूरी s बराबर हो 19.6 मीटर, और v बराबर कितना हमको निकालना है। आइए हम लोग इस सूत्र को लें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। देखिए, ये v स्क्वायर हो गया, u का वैल्यू 0 है तो u स्क्वायर 0 हो गया, और 2a का वैल्यू 19.8 इंटू s हो गया 19.6। आगे हम लोग इसको हल करें तो देखिए v स्क्वायर हो गया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 8 16 के 6 हाथ में लगा 1, दोनों 18 और 1 कितना हो गया 19, और यहाँ पॉइंट हो गया, और इधर 19.6 है। दिस इम्प्लाइज यदि इधर भी कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 19.6 इंटू 19.6। तो देखिए, जब रूट निकालेंगे तो 2 19.6 के लिए एक 19.6 निकल जाएगा, तो हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। अर्थात जब पत्थर धरती से टकराएगा तो उस समय उसका वेग होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 15 कहता है कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर द्वारा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसके बाद है नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। देखिए, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ उसको फेंका गया है 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो u प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 40 मीटर प्रति सेकेंड, और जब पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्रमशः उसका वेग कम होता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लिखा v बराबर 0, और यहाँ त्वरण कार्य कर रहा है। त्वरण हमारा गुरुत्वीय त्वरण g है, और देखिए पत्थर जा रहा ऊपर की ओर लेकिन उसका त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है, अर्थात ऋणात्मक दिशा में नीचे की ओर कार्य कर रहा है। इसलिए त्वरण को हम लोग ने लिया -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग पहले ये निकाल लें, चूँकि ग्राफ खींचना है, प्रारंभिक वेग हमको दिया गया है। यदि हमको समय मिल जाए कि कितने समय में वो अधिकतम ऊंचाई को तय करेगा तो हमको ग्राफ खींचने में आसानी होगी। तो पहले हम लोग समय निकालें। हम लोग सूत्र ले लेते हैं v बराबर u प्लस 80 से, तो ये v 0 हो गया और u हमारा हो गया 40, और माइनस यहाँ चूँकि हमारा जो a माइनस होगा g, तो -20। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले आते हैं तो 10t बराबर हो गया 40, इसका मतलब t बराबर हो गया 40/10, मतलब t बराबर हो गया 4 सेकेंड, अर्थात वह पत्थर 4 सेकेंड में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अब हम लोग क्या करें कि एक ग्राफ खींचें। इसमें हमने समय अक्ष को लिया है, यहाँ देखिए सेकंड में, और ये वेग हम लोगों ने y अक्ष पे वेग लिया है। इसमें वेग हमारा है मीटर प्रति सेकंड में। तो देखिए, हमको है प्रारंभिक
वेग है 40। तो देखिए 0 समय में शुरुआत में उसका वेग हम लोग लिए हैं क्या है, पहला हो गया 40, और फिर 4 सेकंड के बाद चूंकि वो पत्थर ऊपर गया और फिर नीचे आ जाता है, अर्थात ज़मीन में आ जाता है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 सेकंड में स्टार्टिंग में 40 था, लेकिन 4 सेकंड में उसका वेग क्या है, 0। तो अगला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो गया। मान लीजिए इसका नाम हम दे दिए ए, और इस पॉइंट को दे देते हैं बी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। तो देखिए ऐसे हम लोग मिला देंगे तो देखिए ये ग्राफ आएगा, और ये ग्राफ क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। यह ए बी उस वस्तु का ग्राफ बता रहा है जो 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है और अधिकतम ऊंचाई तय करने के बाद फिर वो नीचे ज़मीन पे आ जाती है। तो आइए इस ग्राफ की सहायता से हम निकालें अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगी, अर्थात अधिकतम ऊंचाई बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो होता है 1/2 गुने आधार क्या हो गया हमारा बी सी, और ऊंचाई क्या हो गया होगा हमारा ए बी, मतलब हो गया 1/2। ये हमारा कितना है भाई 4, और ए बी कितना है 40। इसको काट दीजिए, कितना हो गया 80 मीटर, मतलब अधिकतम तय की गई ऊंचाई हो गया 80 मीटर, जो कि हम लोगों ने इस ग्राफ की सहायता से निकाला। अब हमको कहता है कि बताइए पत्थर का नेट विस्थापन क्या है। देखिए पत्थर को हम यहाँ से ऊपर छोड़े हैं और फिर पत्थर वहीं पे आ गया, तो नेट विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति मान लीजिए यहाँ से फेंके थे, मान लीजिए इस जगह को हम ऐसे बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से फेंके और पुनः पत्थर यहीं आ गया, इसका मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में कोई अंतर नहीं है, अर्थात वह जो विस्थापन हो जाए क्या हो जाएगा 0। फिर कहता है कुल तय की गई दूरी। आप देख रहे हैं कि उस पत्थर ने अधिकतम ऊंचाई पर जाने में कितना दूरी तय किया है 80 मीटर ऊपर जाने में, और पुनः जब वो नीचे आएगा तो फिर ऊपर से नीचे भी दूरी कितनी तय करेगा 80 मीटर। इसलिए हम लोगों ने लिखा कुल दूरी बराबर नीचे से ऊपर प्लस ऊपर से नीचे की दूरी। तो नीचे से ऊपर की दूरी हो गया 80 मीटर, और ऊपर से नीचे भी हो गया कितना 80 मीटर, तो कुल हो गया, कुल दूरी हो गई 160 मीटर। प्रश्न संख्या 16 कहता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन कीजिए। दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 kg, और दोनों के बीच औसत दूरी दिया है 1.5 × 10⁻11 मीटर। देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है G m1m2/d²। ये हम लोग पहले से पढ़े हुए। तो आइए यहाँ दिया हुआ, यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान इसको m1 मान लिए 6 × 10⁻20 kg, और सूर्य का द्रव्यमान m2 2 × 10⁻30 kg, और d मतलब दोनों के बीच की दूरी है 1.5 × 10⁻11 मीटर, और g का वैल्यू कैपिटल G का हम लोग जानते हैं 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो आइए इसको कैलकुलेशन करें। F हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल F होता है G m1m2/d²। तो सारा वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। देखिए हमने G का वैल्यू बैठा दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर m1 का वैल्यू 6 × 10⁻24 और m2 का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। अब देखिए d² है तो d का वैल्यू है 1.5 × 10⁻11, 2 बार इसको लिख दिए। अब इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए हो गया 6673, देखिए हम लोग लिखा है 6673, और ये डेसिमल हटाने के लिए हम यहाँ पर 1 पर 3 0 डाल दिए। उसके बाद में ये 6 × 2 यहाँ लिख दिए, और फिर देखिए 10 पे पावर 24 और 30 हो गया 54, और ये -10।
और देखिए यहाँ 1.5 की जगह 15 और फिर 1.5 की जगह 15 और इसका डेसिमल हटाने के लिए इसके लिए 10 और इसके लिए 10 यहाँ ऊपर में लिख दिए। और यहाँ देखिए 10 पे 11 और 10 पे 11 दोनों जुड़ जाएगा तो 10 पे 22। अब इसी को हम लोग हल करें। देखिए अगर ये विभाजित होता है तो देखिए 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब आइए ये हमारा कितना हो जाता है, इसको हम लोग गुना करें। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 के 2 हाथ में लगा 1, फिर 4 सत्ता 28 से 29 के 9 हाथ में लगा 2 और फिर 4 छक 24 और 2 26 के 6, फिर 24 और 2 26। ये हो गया हमारा इसका गुना। और ज़रा नीचे देखिए 15 पचे हो गया कितना हमारा, ये 75। अब इधर देखा जाए, ये देखिए ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा भाई 10 पे पावर, देखिए 54 में 11 घटाएंगे तो 4 3 43 हो गया। और बटा में ज़रा ये देखिए 10 पे पावर 22 है और यहाँ 10 पे पावर 1 बच गया है, तो हो जाएगा यहाँ 10 पे पावर हमारा 23। इसका मतलब ये देखिए, ये जब हम लोग भागा देंगे तो आप भाग दे के देखिएगा, ये लगभग आता है 355.6, ठीक है, ये आएगा। इनटू देखिए ये हो गया 10 पे पावर 43 माइनस 23। इसका मतलब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया 355.6 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया भाई हमारा 22 हो गया, सॉरी 20 हो जाएगा ना, 3 में 3 गया 0, 20। अब देखिए यहाँ ये जो डेसिमल हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही अंक के बाद दशमलव रखेंगे तो इसको करेंगे 3.5 और देखिए 5 के बाद ये 6 है, 5 से अधिक है तो इसको 6 मान लगते हैं। 3.56 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ तो 20 है और ये और दशमलव इधर आ जाएगा तो यहाँ 2 दशमलव बढ़ जाएगा, तो 10 टू द पावर 22 इतना न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों के बीच में। प्रश्न संख्या 17 देखा जाए, इसमें कहता है कोई पत्थर 100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया गया और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। देखिए मान लीजिए ये पत्थर है ए, इसको चोटी से नीचे मतलब इसकी दिशा नीचे है और ये पत्थर बी इसको नीचे से ऊपर फेंका गया। मान लीजिए दोनों टी समय के बाद एम बिंदु पर मिलता है और ए द्वारा तय की गई दूरी एस है और मान लीजिए बी के द्वारा तय की गई दूरी एस डैश है। तो देखिए हम लोग माना दोनों पत्थर टी समय के बाद बिंदु एम पर मिलते हैं। अब देखिए पत्थर ए नीचे गिर रहा है, इसके लिए यू ऊपर से छोड़े हैं तो 0 मीटर प्रति सेकंड और ए मतलब जी के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दूरी का सूत्र लगाएंगे एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो ये देखिए यू और टी दोनों 0 हो जाएगा, चूँकि यू 0 है तो ये हाफ और ए के जगह 9.8 और टी स्क्वायर काटेंगे तो 4.9 टी स्क्वायर, तो एस जो दूरी हो गई है वो टी के पदों में 4.9 टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए पत्थर बी के लिए नीचे से ऊपर जा रहा है और जी का त्वरण नीचे लग रहा है तो यहाँ त्वरण हो जाएगा माइनस, और इसको हम लोग 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है तो ये हो गया 25 मीटर प्रति सेकंड और ए का वैल्यू मतलब जी का वैल्यू माइनस 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी सूत्र को फिर हम लोग यहाँ लगा रहे हैं तो इस दूरी को एस डैश माने हम लोग, तो लिखिए एस डैश बराबर 25t प्लस ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा माइनस 9.8 टी स्क्वायर, तो ये 4.9 मतलब ये होगा 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये और ये दोनों मिल के दूरी कितनी है 100 मीटर है, तो हम लोग लिख दिए s प्लस एस डैश 100 मीटर। तो अब देखिए यहाँ s और s प्लस डैश का
हम लोग एस डैश का, तो यहाँ पर हम लोग एस और एस डैश का वैल्यू बैठा दिए। तो देखिए 4.90 और माइनस 4.90 है, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो 25t बराबर 100, तो t बराबर कितना हो 4 सेकेंड। अब देखिए जब t का वैल्यू 4 सेकेंड आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर हम s में बैठा देते हैं। तो s हो गया 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, तो हो गया 4.9 इंटू 16 मीटर, तो ये हो गया 78.2 मीटर। अर्थात जो दोनों पत्थर हैं वो ऊपर चोटी से नीचे की ओर 78.2 मीटर पर एक दूसरे से मिलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है। ज्ञात कीजिए। ए बी सी 3 चीज़ ज्ञात करना है। ए में यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, बी गेंद द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई, और सी कहता है 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति। देखिए जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जितना समय वह नीचे से अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लेती है, ठीक उतना ही समय वह ऊपर से नीचे पहुंचने में लेती है। यहाँ देखिए ये दिया गया है कि वो 6 सेकंड के पश्चात लौट आती है। इसका मतलब उसको नीचे से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में ठीक उसका आधा समय लगा होगा और ऊपर से फिर नीचे जाने में आधा समय लगा होगा। तो इसलिए हम लोग लिख लिए कि गेंद के नीचे से ऊपर जाने का समय बराबर ऊपर से नीचे आने का समय बराबर 6/2 सेकेंड होगा। चूँकि टोटल समय 6 है तो इसको काट दीजिए, बराबर हो गया 3 सेकेंड। मतलब वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेती है। अब ए नंबर पूछता प्रारंभिक वेग उसका क्या है। तो देखिए यहाँ पे जब वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो अधिकतम वेग भी 0 हो जाएगा, समय 3 सेकंड है, और जी हमारा नीचे की ओर लगेगा, वस्तु जा रही ऊपर की ओर, इसलिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए v बराबर u प्लस 80 से यहाँ 0 हो गया, u -9.8 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करिए। 3 × 8 = 24 के 4, हाथ में 2, 27 और 2 29। दिस इम्प्लाई, इसको इधर ले आएंगे तो u बराबर हो गया 29.4 मीटर पर सेकेंड, अर्थात उसका प्रारंभिक वेग है 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दूसरा प्रश्न कहता है वह अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगी। तो आइए SUT प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालिए। तो देखिए u हमारे यहाँ निकल गया है 29.4 और इंटू समय हमारा 3, और देखिए यह हो गया 1/2 इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, दूरी निकल जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.9। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौक 12 के 2, हाथ में 1, 3 9 27, 1 28 के 8, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 88.2 माइनस, ये देखिए 3 3 9 हो गया, 9 9 81 के 1, हाथ में लगा 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44.1। इसको घटा दीजिए तो देखिए ये आ गया 1, यहाँ 4, यहाँ 4 मीटर, अर्थात वह अधिकतम 44.1 मीटर की दूरी तय करेगी। फिर सी नंबर क्वेश्चन करता है 4 सेकेंड के पश्चात गेंद की स्थिति। देखिए वह गेंद नीचे से ऊपर पहुंची कितना सेकंड में, 3 सेकंड में, और फिर वो ऊपर से नीचे क्यों आ रही है 1 सेकंड, तो 4 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 4 सेकंड के बाद वह अधिकतम ऊंचाई से 1 सेकंड दूरी जो तय की रहेगी उतना दूरी पर रहेगी। तो आइए 4 सेकंड के पश्चात गेंद अधिकतम ऊंचाई से, वो देख के सुना दी ऊंचाई के लिए दिए हैं, 1 सेकंड नीचे दूरी तय करेगी। तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी इसको निकाल देते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए ऊपर पहुंचने पे उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, और यहाँ t है 1 सेकेंड, 1/2 9.8, और t है 1 तो 1 × 1। देखिए इसको काट देते हैं, ये हो गया 4.9, तो ये तो पूरा 0 हो गया है, तो हो गया 4.9
मीटर, अर्थात वह वस्तु 4 सेकेंड के पश्चात ऊपर से 4.9 मीटर की दूरी पर रहेगी। 19 नंबर प्रश्न कहता है किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। हम जानते हैं कि उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है, इसलिए हम लिख दिए द्रव में डूबी वस्तु पर उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। अब देखिए 20 नंबर, पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। देखिए हम लोगों ने लिखा है प्लास्टिक के गुटके पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल तथा नीचे की ओर गुरुत्व बल कार्य करता है। देखिए एक ऊपर एक नीचे, उत्प्लावन बल का मान गुरुत्व बल से अधिक होने के कारण गुटका तैरता है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। देखिए एक है पानी और दूसरा है पदार्थ। पानी का हमको घनत्व यहाँ दिया है, यदि हम लोग पदार्थ का घनत्व निकाल लेंगे, यदि पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो डूबेगा, कम होगा तो तैरेगा। देखिए पदार्थ का घनत्व हो गया द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान है 50 ग्राम, आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 2.5 बड़ा है 1 ग्राम से, अतः पदार्थ हमारा डूब जाएगा क्योंकि उसका घनत्व पानी से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 500 ग्राम के एक मोहर बंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए यहाँ पैकेट का घनत्व हो जाएगा उसका द्रव्यमान बटा में आयतन, मतलब 500 ग्राम बटा में 350 सेंटीमीटर क्यूब, यह आ गया 10/7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड करें तो लगभग 1.42 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ ये हो गया पैकेट का और ये है पानी का, चूँकि पैकेट का घनत्व पानी से अधिक है इसलिए पदार्थ डूब जाएगा। अब देखिए विस्थापित पानी का द्रव्यमान होगा विस्थापित पानी का आयतन, जो कि पैकेट के आयतन के बराबर अर्थात 350 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और पानी का घनत्व 1 है, अर्थात ये हो गया 350 गुना 1 ग्राम अर्थात 350 ग्राम, मतलब विस्थापित पानी का जो द्रव्यमान होगा वो 350 ग्राम के बराबर होगा। इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को अब समाप्त किया। धन्यवाद।